रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन एकेडमी। आज हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश 518 का कोर्स है। इसका जो टॉपिक है वो है रिसर्च मैथडोलॉजीज़ के रिसर्च हम किस तरह करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हम अपनाते हैं रिसर्च के अंदर। ये पूरा कोर्स इस पे डिपेंड करता है। तो चलते हैं जी लेसन नंबर 1 की तरफ। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। तो चलते हैं जी लेसन नंबर 1 की तरफ। लेसन नंबर 1 है जी व्हाट इज़ रिसर्च। जैसे कि हमें पता है कि ये पूरी जो बुक है ये रिसर्च मेथडोलॉजी पे बेस करती है, इसलिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई रिसर्च है क्या। व्हाट इज़ रिसर्च। द कोर्स प्रोवाइड्स इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजीज़। इस कोर्स के अंदर आपको जो एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी कि रिसर्च मेथडोलॉजीज़ क्या होती हैं और रिसर्च हम किस तरह करते हैं। द फोकस इज़ एम्फसाइजेज ईच स्टेप इन्वॉल्व इन द रिसर्च मेथडोलॉजीज। तो जो रिसर्च मेथडोलॉजीज़ के अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स हम इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा, उन पे फोकस किया जाएगा, हर एक स्टेप पे फोकस किया जाएगा कि किस तरह हम रिसर्च करते हैं। जो रिसर्च शुरू होती है वो है जी लोकेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम टू डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग ए कंप्लीट रिसर्च। कि एक जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको लोकेट करने से लेकर एक कंप्लीट रिसर्च को कंडक्ट करवाने तक जितने भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हैं उन पे इस लेक्चर के अंदर, इस बुक के अंदर फोकस किया जाएगा। The course will equip the students with the awareness of the distinctive concepts of research process and their varied implementations। कि ये जो कोर्स है ये स्टूडेंट्स को अवेयरनेस देगा मुख्तलिफ जो फीचर्स हैं, डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं रिसर्च प्रोसेस के, उनके बारे में अवेयरनेस देगा और उसके साथ साथ उनकी जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं रियल लाइफ में वो भी आपको बताई जाएंगी। तो ये है जी रिसर्च के बारे में ओवरव्यू आपको दे दिया। नेक्स्ट है जी एम क्या है। द कोर्स एम, इस कोर्स का आपको पढ़ाने का जो मकसद है वो है जी अंडरस्टैंड एंड हैव एन ओवरव्यू ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च मेथड यूज्ड इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ELT। तो सबसे जो पहला एम है वो ये है कि इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरह जो बुनियादी रिसर्च मेथड हैं वो किस तरह यूज़ होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के अंदर है। क्योंकि आप इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से जो रिसर्च के बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो किस तरह इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के अंदर यूज़ होते हैं। दूसरा मकसद क्या है जी क्रिटिकली एवेलुएट रिसर्च प्रॉब्लम एंड फार्मुलेट रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव फॉर स्टडी टू एड्रेस द इशू। कि आपने ये कोर्स पढ़ने के बाद आप क्रिटिकली एवेलुएट कर सकेंगे किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को और आप रिसर्च क्वेश्चन को फार्मुलेट कर सकेंगे और आपको उसको इशू को स्टडी करने का जो ऑब्जेक्टिव होगा उसको हासिल कर सकेंगे। तो ये दूसरा मकसद है। दूसरा है जी फॉर्मुलेट इन ए पर्टिकुलर कंटेक्स्ट द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च स्टडी, फॉर एग्जांपल टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, रिसर्च डिज़ाइन, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। तो इसके बाद आप फार्मुलेट कर सकेंगे किसी रिसर्च को किसी पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर फार्मुलेट भी कर सकेंगे और जो रिसर्च के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उसने बताया हुआ ये सारे रिसर्च के कंपोनेंट्स हैं तो इनके बारे में भी आप जान सकेंगे कि रिसर्च के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरह हम इसको एक खास पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी प्रेजेंट रिसर्च प्रपोजल। आप रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करने के काबिल हो सकेंगे और क्रिटिकली आर्ग्यू टू डिफाइन द रिसर्च, और रिसर्च किसी भी रिसर्च डिज़ाइन को आप क्रिटिकली आर्ग्यू कर सकते हैं। तो ये वो 4-5 मकासद हैं जो ये कोर्स जिसके मकसद के लिए आपको ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आगे चलते हैं रिसर्च की तारीफ। आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है कि रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी दैट इन्वेस्टिगेट हाइपोथेसिस। जो रिसर्च होती है वो एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी का नाम है जो कि हाइपोथेसिस को इन्वेस्टिगेट करती है, हाइपोथेसिस को प्रूव करती है। सजेस्ट न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा और टेक्स्ट, और कोई भी डाटा या टेक्स्ट जो ऑलरेडी मौजूद होता है उसकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस, न्यू इंटरप्रिटेशंस के बारे में आपको बताती है। एंड पोजेसेस न्यू क्वेश्चन फॉर फ्यूचर, और मुख्तलिफ नए सवालात को जन्म देती है कि फ्यूचर में आप उनको एक्सप्लोर कर सकें। तो ये रिसर्च की डेफिनेशन है। आगे जी रिसर्च कंसिस्ट ऑफ, रिसर्च किस किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है। सबसे पहले जी आस्किंग अ क्वेश्चन दैट नो बडी हैज़ आस्क्ड बिफोर। रिसर्च में आप ये होता है कि आप ऐसा सवाल पूछते हैं जो आज से पहले किसी बंदे ने नहीं पूछा होता, पहली बात। दूसरे डूइंग द नेसेसरी वर्क टू फाइंड द आंसर। उसके बाद आप क्या करते हैं रिसर्च के अंदर कि आप ज़रूरी काम करते हैं उस सवाल के जवाब को हासिल करने के लिए। एंड कम्युनिकेट नॉलेज यू हैव एक्वायर्ड टू द लार्जर ऑडियंस, और जो आपको कम्युनिकेट आप करते, जो आपको नॉलेज मिलती है सारे प्रोसेस से वो आप लार्जर ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। तो ये सारे इन चीज़ों से मिलकर रिसर्च बनती है। आगे इन प्रैक्टिस के अंदर जो रिसर्च मेथड्स यूज़ होते हैं वो वाइडली वेरी करते हैं।
वो कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट और डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन वेरी करते हैं। रिसर्च मेथड्स जो होते हैं इनके डिपेंड किस तरह, डिपेंडिंग अपॉन द एकेडमिक डिसिप्लिन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, मतलब मुख्तलिफ एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर ये वेरी करते हैं। द इंडिविजुअल रिसर्चर प्रेफरेंसेस, उसके साथ साथ जो इंडिविजुअल जो रिसर्च कर रहा होता है उसकी चॉइस पे भी होता है, उसकी चॉइस पे भी वेरी करता है कि वो किस हिसाब से रिसर्च करना चाहेगा। और उसके बाद पर्टिकुलर स्टडी नीड, और जो किसी चीज़ को स्टडी करने की जो ज़रूरियात होती हैं उनकी बेस पे भी ये वेरी कर सकता है। तो ये 3 वजूहत हैं जिनकी वजह से जो रिसर्च मेथड है वो वेरी करता है डिसिप्लिन के अंदर, मुख्तलिफ डिसिप्लिन के अंदर। रिसर्च इन साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफन इन्वॉल्व्स कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। मिसाल के तौर पर वो कह रहा है कि जो रिसर्च आप करते हैं साइंस या इंजीनियरिंग के अंदर, उनमें आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लैब के अंदर या आप फील्ड में जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये मेथड हो गया रिसर्च करने का, एक्सपेरिमेंट के जरिए आप रिसर्च करते हैं साइंस में और इंजीनियरिंग में। और इसके बाद आर्ट्स में आप क्या करते हैं, या ह्यूमैनिटीज़ हैं इसमें आप क्या करते हैं, या सोशल साइंसेज हैं, इन चीज़ों के अंदर आप क्या करते हैं, आप लाइब्रेरी में या इंटरनेट पर रिसर्च करते हैं। तो ये मुख्तलिफ डिसिप्लिन में आप मुख्तलिफ तरीके से वेरी कर सकते हैं मेथड जो है रिसर्च का। आगे जी टॉपिक नंबर 02 है जी डेफिनेशंस ऑफ रिसर्च, के रिसर्च की मुख्तलिफ डेफिनेशंस क्या हो सकती हैं। इन द ब्रॉडेस्ट सेंस ऑफ द वर्ड रिसर्च इंक्लूड्स एनी फार्मल गैदरिंग ऑफ डाटा, कि आप फॉर्मल तरीके से कोई भी डाटा को इकट्ठा करते हैं या इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं या फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं जिनका मकसद होता है कि आपकी जो नॉलेज है उसकी एडवांसमेंट हो सके, तो उसको हम रिसर्च कहते हैं। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है रिसर्च की। और रिसर्च इज कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर इंटेंशन, और जो रिसर्च है वो कंडक्ट करवाई जाती है जो रिसर्चर है उसकी इंटेंशन पे, और उसके जो एक ख़ास पर्पज़ होता है एंड पैराडाइम, और उसके जो पैराडाइम जिस फील्ड में वो काम कर रहा होता है। तो ये सारी वो चीज़ें जिसकी वजह से जिन चीज़ों पे जो रिसर्च है वो कंडक्ट करवाई जाती है, कि रिसर्चर की ज़रूरत होती है, उसका मकसद को क्या होता है और वो किस सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वाइल मैनी पीपल यूज़ द वर्ड रिसर्च टू लूजली मीन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, और आमतौर पर लूजली टॉक में लोग कहते हैं कि रिसर्च का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, इकट्ठा करना। साइंटिस्ट यूज दिस वर्ड इन ए मोर स्पेसिफिक, जो साइंसदान होते हैं वो इसको थोड़ा स्पेसिफिक तरीके से इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। द टर्म रिसर्च इन अ साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट यूजुअली रेफर टू द इंटायर साइंटिफिक मेथड फ्राम स्टार्ट टू फिनिश। और अगर आप साइंटिफिक मेथड में बात करें तो आप जो टर्म रिसर्च है उसका मतलब ये होता है कि आप जो पूरा एक साइंटिफिक मेथड है शुरू से लेकर आखिर तक, उसको आप रिसर्च कहते हैं। तो ये रिसर्च की मुख्तलिफ डेफिनेशन है, आपको देख लिया। आगे ये मुख्तलिफ लोगों के रिसर्चर्स के बारे में मुख्तलिफ डेफिनेशन बताई हुई, आपको इनको एक दफ़ा देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। C.C. Crawford says that research is simply a systematic and refined technique of thinking employing specialized tool, instruments and procedures। कि जो C.C. Crawford था उस भाई साहब ने कहा था कि जो रिसर्च है वो सिंपल सिस्टमेटिक तरीके से एक टेक्निक है सोचने की, कि आप मुख्तलिफ स्पेशलाइज्ड टूल्स, इंस्ट्रूमेंट और प्रोसीजर को इस्तेमाल करके एक अच्छे रिफाइंड तरीके से किस तरह एक टेक्निक इस्तेमाल करके आप सोचते हैं, सोचने की सलाहियत को उसने टेक्निक रिसर्च कहा था। और उसमें वी ऑप्ट फॉर रिसर्च टू ऑब्टेन अ मोर एडिक्वेट सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम दैन वुड बी पॉसिबल अंडर ऑर्डिनरी मीन्स। तो कि हम रिसर्च करके एक अच्छे तरीके से मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज, और सोशल साइंसेज की अगर आप बात करें तो उनके हिसाब से ये मैनिपुलेटिंग ऑफ थिंग्स, कंसेप्ट और सिंबल टू एक्सटेंड करेक्ट और वेरीफाई नॉलेज। तो हम अपने नॉलेज को एक्सटेंड करने के लिए, करेक्ट करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए हम मुख्तलिफ जो थिंग्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, जो सिंबल्स हैं, उनको हम मैनिपुलेट करते हैं, तो उसको रिसर्च कहते हैं अकॉर्डिंग टू सोशल साइंसेज एंड इंसाइक्लोपीडिया। तो आपको पता चलेगा कि सोशल साइंसेज रिसर्च को क्या कह रहा है, C.C. Crawford क्या कह रहा है, आगे वी रेडमैन और मोरे स्टोइट दैट रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज, कि न्यू नॉलेज हासिल करने को रिसर्च कहते हैं। ये किसने कहा था, ये रेडमैन और मोरे स्टोइट इन्होंने कहा था। तो ये आपको बताना चाहिए कि भाई किस बंदे ने रिसर्च को किस तरह डिफाइन किया था। तो ये मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ ओपिनियंस लिखी हुई हैं, आप इनको एक दफ़ा पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लें थोड़ा। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 3 है जी जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च की जो जनरल खूबियाँ हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च है। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च आर, ये फॉलोइंग आपको नीचे दी हुई हैं। द नेचर ऑफ रिसर्च इज सिस्टमैटिक, लॉजिकली, इम्पेरिकल, रिडक्टिव, रिप्लिकेबल। जो रिसर्च है वो उसकी नेचर में वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए, लॉजिक पे डिपेंड होना चाहिए, इम्पीरिकल होनी चाहिए, रिडक्टिव होनी चाहिए और रेप्लिकेबल होनी चाहिए। तो ये सारी खसूसियात एक रिसर्च के अंदर होनी चाहिए।
उसके बाद इट गैदर्स न्यू नॉलेज आर डाटा फ्रॉम प्राइमरी आर फर्स्ट हैंड सोर्स, और इसको चाहिए कि ये न्यू नॉलेज को गैदर करे, डाटा को प्राइमरी रिसोर्सेज से या फर्स्ट हैंड रिसोर्सेज से जो न्यू नॉलेज है उसको गैदर करना चाहिए इसको, ये भी इसकी खूबी है। ठीक जी। इम्फसाइजेज अपॉन द डिस्कवरी ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स, इसको जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनकी डिस्कवरी पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद एग्जैक्ट सिस्टमेटिक एंड एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व, इसमें एग्जैक्ट सिस्टमेटिक तरीके से और एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए। ये खूबियाँ हैं सारी एक अच्छी रिसर्च की। यूज सर्टेन वैलिड डाटा गैदरिंग डिवाइसेज, और जो वैलिड डाटा गैदरिंग डिवाइसेज होती है उनका इस्तेमाल करना चाहिए रिसर्च के अंदर। उसके बाद लॉजिक पे हो और ऑब्जेक्टिव हो, इसका कोई खास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और ये लॉजिकल होनी चाहिए। रिजिस्ट द टेम्पटेशन टू सीक ओनली द डाटा दैट सपोर्ट्स इट्स हिज हाइपोथेसिस, तो आपको इस चीज़ के साथ अड़ जाना चाहिए कि आपने सिर्फ वही डाटा इकट्ठा करना है जो कि आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट करे, और एलिमिनेट पर्सनल फीलिंग और प्रेफरेंसेस को आपने उसमें निकाल देना है। और पेशेंट के साथ और अनहरिड एक्टिविटीज़ होती है, रिसर्च जो होती है इसमें जल्दी नहीं होती, ये बल्कि एक अनहरिड एक्टिविटी होती है। उसके बाद केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड, आपने केयरफुल तरीके से इसको रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना होता है। कंक्लूजन, इसके बाद आपने जब आप रिसर्च कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक कंक्लूजन देना होता है और जनरलाइजेशन आपको देनी होती है, और केयरफुल और कॉशियसली, तो आपको केयरफुल तरीके से आपको रिसर्च के एंड पे आपने कंक्लूजन और जनरलाइजेशन देनी होती है। तो ये सारी 8-10 खूबियाँ हैं कि कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए किसी भी रिसर्च के अंदर ताकि वो अच्छी रिसर्च हो सके। आगे जी टॉपिक नंबर 004 है कि फंक्शंस ऑफ रिसर्च, रिसर्च के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। रिसर्च इज़ द नेम ऑफ सीकिंग न्यू नॉलेज फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कि जैसे कि आपको पता है कि जो रिसर्च है वो नए नॉलेज को हासिल करना कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए, उसको हम रिसर्च कहते हैं। इसके जो फंक्शंस हैं वो ये हैं कि थ्रू रिसर्च रिफाइनमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज हैपन्स, कि रिसर्च के ज़रिए आपकी जो नॉलेज है वो एक तो रिफाइन होता है और एक एक्सटेंड होता है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखता है कि ये आपके जो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है रिसर्च का, कि इसके ज़रिए आपका जो नॉलेज है वो एक्सटेंड होता है और रिफाइन होता है। इट प्रोवाइड्स बेस लाइन डाटा, और ये आपको बेस लाइन डाटा प्रोवाइड करती है। सिंपली ए पिक्चर ऑफ हाउ थिंग्स आर, और आपको एक तस्वीर देती है कि भाई चीज़ें किस तरह हो रही हैं। तो ये रिसर्च का फंक्शन है पहला। दूसरा है जी रिसर्च मेक्स डिसीजन मेकिंग ईजियर, रिसर्च के ज़रिए आपको आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो आसान ज़्यादा आपकी हो जाती है, आपके लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आसान बनाती है रिसर्च। उसके बाद कंसर्निंग द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इन स्पेसिफिक फील्ड, उसके बाद आपको एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर नॉलेज हासिल करने में भी मददगार साबित होती है। उसके बाद इट इम्प्रूव्स लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस, इससे आपका लर्निंग का और टीचिंग का प्रोसेस भी इम्प्रूव होता है। इट इम्प्रूव्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसके बाद इसकी मुख्तलिफ ह्यूमन लाइफ की जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं वो भी इससे इम्प्रूव होते हैं। तो ये सारे 3-4 फंक्शंस हैं रिसर्च के, ये भी इंपॉर्टेंट हैं फंक्शंस और करेक्टरिस्टिक्स, ये आपने याद रखनी है। आगे जो टॉपिक नंबर 005 है स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ELT रिसर्च, वो तो आपको पहले जनरल जो रिसर्च थी उसकी खूबियाँ उसने बताई हैं। अब आगे वो आपसे पूछ रहा है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के अंदर रिसर्च हो रही है उसकी क्या खूबियाँ होनी चाहिए। पढ़ते हैं जी। देयर आर 50+ रिसर्च जर्नल्स TESOL वेबसाइट अवेलेबल टू टेक गाइडेंस रिकॉर्डिंग ELT रिसर्च, तो वो कह रहा है कि 50 से ज़्यादा किस्म के जर्नल्स मौजूद हैं TESOL वेबसाइट्स के ऊपर, जहाँ से आपको गाइडेंस मिल सकती है, आपको पता चल सकता है कि ELT में क्या क्या रिसर्च हो रही है, तो आप इनको विजिट कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। जब इतनी ज़्यादा हैं तो इट प्रोवाइड ए साउंड फिलोसफी डीप इंसाइट एंड इमेजिनेटिव, इट ऑफर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। ELT रिसर्च, अब ELT रिसर्च के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसकी जो खूबियाँ वो ये होनी चाहिए कि ELT रिसर्च इज़ बोथ थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड, कि जो ELT रिसर्च है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के अंदर जो रिसर्च हो रही है उसको थ्योरेटिकल भी होना चाहिए और अप्लाइड भी होना चाहिए। आपको पता है थ्योरेटिकल थ्योरी होती है और अप्लाइड होती है रियल लाइफ में जो अप्लाई की हुई है, तो इसमें खूबियाँ होनी चाहिए कि ये थ्योरेटिकल भी हो और अप्लाइड भी हो। और ELT रिसर्च डिज़ायर टू मेक थिंग्स बेटर, ELT में जो रिसर्च हो रही है उसका मकसद यही होना चाहिए कि वो चीज़ों को बेटर बनाए, अच्छा बनाए, इम्प्रूव करे टीचिंग और लर्निंग टेक्निक्स को। तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का रिसर्च का मकसद यही है कि एक तो आपको एक तो वो चीज़ों को अच्छा करे, दूसरा जो टीचिंग और लर्निंग का इन्वायरमेंट है या जो टेक्निक्स एंड टीचिंग और लर्निंग की उनको भी इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये इसकी खूबी है। इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट एज फिजिकल सेंसेज, ये एग्जैक्ट नहीं होती फिजिकल सेंसेस की तरफ कि ये बिल्कुल इस प्लस माइनस इसमें हो सकता है। आल्सो इन्वॉल्व सब्जेक्टिविटी, इसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन फॉर ELT रिसर्च टू बी हेल्ड बाई स्पेशलिस्ट ओनली, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो ELT रिसर्च है वो सिर्फ जो स्पेशलिस्ट होते हैं वही इसको परफॉर्म करें, बल्कि कोई भी इसको परफॉर्म कर सकता है। इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, और ये जो है ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होती है, मतलब इसका दूसरे डिसिप्लिन के साथ भी तल्लक होता है।
इट कैन ब्रिज साइकोलॉजी, मोटिवेशन एंड एंग्जाइटी एंड सोशियोलॉजी, कल्चरल एजिमुलेशन एंड सोशल वैराइटीज़। तो ये ब्रिज करती है सोशियोलॉजी को साइकोलॉजी के साथ। तो ये आप इस तरह देख सकते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के अंदर जो रिसर्च हो रही है उसका मकसद होता है कि आपने टीचिंग और लर्निंग एनवायरनमेंट को और मेथड्स को अच्छा कैसे करना है। और इसमें कोई भी इसको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़रूरी नहीं है कि इसको करे, इसको कोई बंदा भी कंडक्ट कर सकता है। और ये मुख्तलिफ अदर डिसिप्लिन के साथ भी इसका तल्लक होता है। और ये सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को भी आपस में लिंक करवाती है। और ये बहुत थ्योरेटिकल भी होती है और अप्लाइड भी होती है। तो आपको ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिसर्च इन ELT। तो ये इसी के साथ आपका जो लेक्चर नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे लेक्चर नंबर 2। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।